जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बात करेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी की। यानी कि सेट स्टार्ट करने से पहले हम वैकेंसी पर चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं एसएससी जीडी की जो अपडेट नई आई है, तो उसमें की वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसकी वैकेंसी में इंक्रीज कर दिया गया। पहले जो है 25,000 प्लस वैकेंसी था, अब जो है 45,000 प्लस कर दिया, यानी 45 से भी ज़्यादा जो है प्लस कर दिया है वैकेंसी। यानी कि 45,274 की हम बात करें, इतना वैकेंसी हो गया है। यानी कि तैयारी करने वाले के लिए बात करें, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। जो भी पिछले बार अब की बार जो चूक गए हैं, वो अपना पेटी पैक करके लग जाओ। यानी कि ये वैकेंसी में आर पार कर देनी है। जो भी वर्दी के दीवाने हैं, ये नहीं सोचना कि इतनी वैकेंसी है या क्या है, नहीं है। बस सिर्फ आपको ये सोचना है हमको एक सीट लेना है। एक सीट से मतलब रखिए और तैयारी में लग जाइए। और इस चैनल पे हम बात करते हैं रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित डेली बेसिक पे चलाया जा रहा है। इसमें हम बात करें कि न्यू पैटर्न बेस पे आधारित हम जीके जीके जीएस और सीए यानी करंट अफेयर भी हम डेली बेसिस पर चलाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या कमेंट करते हैं तो हम हिंदी का भी स्पेशल क्लास लाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। यानी कि आपको सिलेक्शन दिलवा के ही रहेंगे अब की बार। और वहीं बात करेंगे मैथ का क्लास नहीं, अभी फ़िलहाल में कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम मैथ का क्लास नहीं चला सकते हैं। यानी कि समय आने पर हम उसका भी क्लास जल्द ही स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वहीं बात करेंगे जिसको भी ये 20 सेट का जो प्रैक्टिस सेट यानी कि जीके जीएस से संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट रिवाइज करने के लिए लेना है, तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम में जो वीडियो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास को कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। यानी कि पुदुचेरी की हम बात करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा 70वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 में 70वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। इससे पहले जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसी को कहते हैं राष्ट्रपति मंडल। उसमें इसके पुदुचेरी विधानसभा का पहले जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता था। और जब 70वां संशोधन जब से हुआ 1992 में, तब से ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पुदुचेरी विधानसभा के भी भाग ले सकते हैं। और दो ही विधानसभा ऐसे हैं जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, दो ही है, एक पुदुचेरी और एक है दिल्ली, जो कि इनसे विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। याद रखना है, पुदुचेरी और दिल्ली दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें कि पुदुचेरी विधानसभा है और ये जो है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तो याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। क्योंकि पुदुचेरी के बारे में और हम बात कर लेते हैं। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है, देख सकते हो यहाँ पे कराईकल जो है यानी कि माहे जो है केरल, जो यहाँ पे केरल है, माहे जो पुदुचेरी का जिला है, तो एक पड़ता है केरल के अंतर्गत आता है। इधर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, येनम, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे एनम जिला है, ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु के पास क्या है, एक पुदुचेरी है और एक 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 और है, भूल जाते हैं, कराईकल है। कराईकल और पुदुचेरी दो जिले तमिलनाडु के अंतर्गत आता है और एक जिले बात करते हैं ये आता है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, और माहे जो आता है केरल के अंतर्गत। यानी कि इसका मतलब हम बात करें तो पुदुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है या केंद्र शासित राज्य है जिसका कि क्षेत्र जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि पश्चिमी घाट में भी और पूर्वी घाट में भी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एकमात्र भारतीय ऐसा राज्य है जो कि 3 राज्यों में फैला है, एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जो जिसका पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों से सीमा लगते हैं। तो याद रखना, भूलना नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना बाद में हुई थी? अकबर के शासन में कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो बात करते हैं दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जो है सबसे बाद में ये घटना हुआ था। और ये जो है फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा जो हुआ था, कब हुआ था? फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अब वहीं बात करते हैं राजस्व की। राजस्व दशाला प्रणाली की हम बात करते हैं, यह 1580 में हुआ था। कब? 1580 में, याद रखनी है। और वहीं बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस है, कई बार पूछे जाते हैं। एकदम 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और वहीं बात करते हैं अकबर का जन्म कब था? 15 अक्टूबर
शायद अक्टूबर ही है 1542 में हुआ था, याद रखना है। और इसका शासनकाल की हम बात करें कब से कब तक था, तो 1556 से हम बात करें तो 1605 तक इसका शासनकाल था, याद रखना है, भूलना नहीं है। और अकबर एकमात्र ऐसा शासक था जो कि मूर्ख शासक था, यानी कि मुगलों में सबसे मूर्ख शासक अकबर था, याद रखना है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग अकबर के काल को ही कहा जाता है। ये सारी जो एक्स्ट्रा इफेक्ट हम जो बता रहे हैं बहुत ही एग्जाम के लिए वीवीआई जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ज़्यादा ऐसा अगर लगे कि आपको कि भूल रहा है तो आप एक कॉपी पे नोट करते जाना है, कि कॉपी भी ले लीजिए, यानी कि छोड़ना नहीं है, उसको नोट करते जाना है। अब बात करते हैं, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं। सूर्य से जब पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे हम अपसौर कहते हैं। तो कब होता है अपसौर की घटना, कब होती है, तो ये 4 जुलाई को होती है, खूब पूछा जाता है। अपसौर की घटना कब होता है, 4 जुलाई, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होता है या सूर्य से पृथ्वी दूर होता है तो 4 जुलाई की घटना होता है। जब नज़दीक होता है तो उसे क्या कहते हैं, नज़दीक होता है तो उपसौर कहते हैं। क्या उपसौर, तो ये 3 जनवरी को ये घटना घटती है। जब नज़दीक आता है पृथ्वी से 3 जनवरी को आता है और दूर जाता है तो 4 जुलाई को। नज़दीक जो आता है तो उपसौर कहलाता है और दूर जाता है तो अपसौर कहलाता है, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पीत का मुख्य कार्य क्या है। पीत जो शरीर में बनता है उसका क्या कार्य होता है, मुख्य कार्य, तो पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करने के लिए पीत का मुख्य कार्य है, याद रखना। अब वही बात करते हैं हम, पीत जो है भोजन को क्या कर देता है, पीत जो है भोजन को क्षारीय बना देता है, क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। अब वही बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की हम बात करते तो कहाँ हुई थी, तो ये ढाका में हुआ था। कहाँ पे, ढाका में। कब हुआ था, 30 दिसंबर, कब, 30 दिसंबर 1906 में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। अब किसके द्वारा किया गया था, तो ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान, एक था नवाब सलीमुल्लाह खान, इसकी अध्यक्षता में ये स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना की हम बात करते हैं आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। एक था आगा खां, ठीक, एक था सलीमुल्लाह खान, ठीक, याद रखना है। कब, 1906 में। तो इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में किया गया था, नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में इसका स्थापना मुस्लिम लीग के किया गया था। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोडियम की खोज किसने किया था। क्या, किसका खोज, सोडियम की खोज। सोडियम का अगर हम बात करें तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक जो 11 होता है, इसका जो है अंग्रेजी शब्द में हम बात करें तो इसका जो सूचक हम करते हैं Na से इसको सूचित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब वही बात करते हैं सोडियम। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। कब, हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं सोडियम को जो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह जल से हल्का भी होता है और यह पीली ज्वाला के साथ जलता भी है, इसलिए रखा जाता है पानी में डुबा के, क्योंकि इसको हवा में, खुली हवा में रखने पर यह स्वतः जलने लगता है, इसीलिए इसको पानी में डुबोकर रखा जाता है, यानी कि पानी में नहीं, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। पानी में डुबोकर जो लाल फास्फोरस होता है उसको रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगर केरोसिन तेल में नहीं डुबा कर रखा जाएगा तो ये स्वतः हवा में आने के बाद यह स्वतः जलने लगता है, ठीक है, यही लिखना है। और सोडियम का अपेक्षित घनत्व की हम बात करें 0.97 होता है, ये याद रखनी है। अब वही बात करते हैं, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम था। कब इसने आक्रमण किया था भारत में सर्वप्रथम, 712, कब, 712 ईस्वी में, याद रखना है। एक आपको ईस्वी भी दे सकता है और एक ईसा पूर्व भी दे सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। सिंध पर आक्रमण कर अधिकार किया, यानी कि पहली बार जो है इसने जो है 712 ईस्वी किया था। और वहीं कासिम ने 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया था। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी की हम बात करें तो इसकी डी नंबर की हम बात करें तो इन्होंने क्या, पहला आक्रमण भारत में कब किया था, मुल्तान पर हुआ था पहला, कब, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया गया था। अब वही बात करते हैं बाबर की, तो बाबर के द्वारा आक्रमण कब किया गया था, 1519 में,
पहला आक्रमण किया गया था भारत में पहला आक्रमण जो है प्रारंभ किया था बाबर ने 1519 में। ये भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, अब इसको याद रखना है। अब वही बात करते हैं हम कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी तो हो गया मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। वही बात करते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की कौन था। अगर तुर्की आपको पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? तो जवाब में यही देना है कि तुर्की प्रथम महमूद गजनवी था। कब? महमूद गजनवी, यानी कि गजनवी पहला तुर्की आक्रमणकारी था, महमूद गजनवी। वहीं बात करें भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक की बात करें तो ये भी पूछा जाता है भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद गौरी हो जाता है। मोहम्मद गौरी जो है ये मुस्लिम राज के संस्थापक माना जाता है। ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है। यानी कि थोरियम जो है विशाल भंडार, जो विश्व के थोरियम का विशाल भंडार आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे याद रखना है, केरल में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ऐसे केरल की हम बात करें तो ये जो है मसाला उद्यान में बहुत ही फेमस। केरल का हम लोकेशन बात करते तो भारत का मैप इस तरह है, यहाँ पे श्रीलंका ऐसे लटका हुआ है, तो देख सकते हैं ये केरल है। ये यहाँ पे जो केरल है इस साइड में, तो बात करते हैं ये मसाला उद्यान के लिए बहुत ही फेमस है। यानी कि बात करें भारत की कुल 40% मसाला जो है उत्पादन विश्व, ये अकेले 40% केरल कर लेते हैं। अब वही बात करते हैं केरल की हम, तो केरल जो है थोरियम का विशाल भंडार यहाँ पे पाया जाता है केरल में। अब वही बात करें थोरियम के 3 अयस्क होते हैं, कौन कौन होते हैं? अल्नाइट और दूसरा क्या होता है? थोरेनाइट और तीसरा होता है मोनोजाइट। ठीक है, केरल के मलाबार तट पर मोनोजाइट का अयस्क पाया जाता है। किसमें? केरल के, ऐसे करके जो यहाँ पे दिया हुआ है ये मलाबार तट है केरल पे, यहाँ पे जो है मोनोजाइट अयस्क का विशाल भंडार पाया जाता है। अब वही बात करें थोरेनाइट जो अयस्क भारत में नहीं पाया जाता। थोरेनाइट जो अयस्क होता है, यानी कि अल्नाइट और मोनोजाइट, थोरेनाइट जो होता है वो थोरेनाइट भारत में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं और भी कर्नाटक की हम बात करें तो इसमें कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक है। और असम की बात करते हैं सर्वाधिक चाय उत्पादन असम में किया जाता है। अब वही बात करते हैं असम की, अगर चाय की हम बात कर लें तो दार्जिलिंग का चाय जो है बहुत ही फेमस है भारत में। और इसको जो है जीआई टैग पहली बार मिला था। अगर ये आपको पूछ ले जीआई टैग प्राप्त करने वाले पहला पदार्थ कौन था, तो दार्जिलिंग की चाय है। तो कब मिला था इसे? यानी कि 2003 से 4 में इसे जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग अधिनियम कब शुरुआत होता है? जीआई टैग की शुरुआत हम 1999 का अधिनियम से शुरुआत होता है। 10 साल के जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो प्रकृति के अनुसार हो, प्रकृति के अनुसार हो, यानी कि कोई हानि ही नहीं होता है, प्रकृति के लिए अच्छा माना जाता है, उसे जीआई टैग दिया जाता है ताकि उसके उत्पादन और बिक्री में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, इसीलिए उसे जीआई टैग दिया जाता है। जैसे बिहार की शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मखाना है बिहार के, मखाना हुआ, मिथिला पेंटिंग हुआ, इस सबको जीआई टैग बिहार के मिला हुआ है। वहीं बात करते हैं असम की, तो 7 सिस्टर के जितने भी राज्य हैं, यानी कि 7 सिस्टर के अंतर्गत असम राज्य आते हैं। और सब 7 राज्य यानी कि पूर्वी राज्य जितने भी हैं भारत के, कुछ इस प्रकार राज्य दिया हुआ है। जितने भी ये राज्य है सबसे सीमा साझा करने वाला ये असम एकमात्र राज्य है। इस तरह भारत का मैप है, ठीक है, हम बना दिए। यहाँ पे असम इस तरह का है, यानी कि 7 राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र असम है, राज्य है जो 7 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको मैप से 7 सिस्टर के बारे में पूरा काम मैप से समझाने का प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आपको यह जानकारी हम मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी अगर अच्छा लग रहा हो तो, पसंद आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमारे हौसला को ज़रूर बढ़ाएं। कमेंट करने से हमें बहुत ही खुशी मिलता है, ताकि ये हमको पता चलता है कि स्टूडेंट देख रहे हैं, वीडियो अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। तो प्रशांत महासागर ज्वालामुखी के अंतर्गत की हम बात करें तो ये फुजियामा आता है। क्यों? फुजियामा जो है प्रशांत महासागर ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। और ऑस्ट्रेलिया बात करते हैं, और दुनिया में कभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में यानी कि किस देश में या महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। अब प्रशांत महासागर की बात करें तो ये
ये ज्वालामुखी की खान कहा जाता है, यानी कि खान कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर अक्सर ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है। और प्रशांत महासागर में परिमेखला को अग्नि वलय भी कहा जाता है, यानी कि रिंग ऑफ फायर की हम बात करें तो कभी कभी ये पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो हवाई द्वीप में है। किलाउ विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ, किलाउ है, जो अमेरिका के अंतर्गत हवाई द्वीप जो है वहाँ पे आता है। अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करें तो कैटोपक्सी है, कहाँ, कैटोपैक्सी इक्वाडोर देश में है, याद रखना। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर देश में पाया जाता है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, ओजस डेल सलाडो, क्या है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी का नाम, ये भी कई बार पूछे जाते एग्जाम में, क्या है, तो ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो कहाँ पे है, सलाडो, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो एंडीज पर्वतमाला पे पाया जाता है, एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला भी कहे जाते हैं एंडीज, यहीं पे पाया जाता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, याद रखना है आपको, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कहीं हमको लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अधिक से अधिक मेंशन करने से वीडियो लंबा ना हो जाए, हम ज़्यादा मेंशन करने का प्रयास अब नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट में निकलने का ही प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा सीटों की कितने % जीतना अनिवार्य होता है, यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, अभी वर्तमान में राजनीतिक पार्टी की संख्या कुल 8 है, और अभी हाल ही में जो राजनीतिक पार्टी है NPP यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जो इसे हाल ही में राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं कि कितने, तो 2% इसे सीट लाना अनिवार्य होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा हम मेंशन नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो मौलिक कर्तव्य आपको याद रखनी है, ये बराबर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, 51 में इसका मेंशन किया हुआ है, किसमें, 51 में। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का मेंशन हुआ था। अब मौलिक अधिकार की हम बात करें तो भाग 3 में, याद रखना है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में। अब पूछेगा, कभी कभी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो जो भाग 3 में वर्णन है, तो ये अमेरिका से, USA के देश से लिया गया है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, तो यही होता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, यानी कि यूँ कहें कि जो निजी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम और आप हो, जैसे ले लो, तो आप निजी हो गया, हमारी कोई भी संपत्ति निजी होता है, और जो सार्वजनिक होता है, जो सरकारी, तो ये एक तरफ सरकारी एक तरफ निजी, दोनों को मिला दिया जाता है, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि सार्वजनिक और निजी को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप दे दिया जाता है। अब बात करते हैं आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आँख का रंग जो है किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो ये आइरिस पे करता है, किस पे, आइरिस पे, इसमें जो आँख का रंग जो है मौजूद वर्णक आइरिस पर ही निर्भर करता है। आइरिस का रंग क्या होता है, काला, नीला और भूरा भी हो सकता है। आइरिस के कारण देखते हो कोई आदमी जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि यानी कि कैला आदमी बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, ये कैला आदमी, यानी कि इसका आँख जो है, इसके आइरिस का रंग जब नीला या भूरा हो जाता है, वो कुछ जो है उसका रंग अलग ही दिखने लगता है। इसी का रंग काला, नीला और भूरा भी होता है। पुतली का रंग कैसा होता है, पुतली की हम बात करें, इसका रंग जो है प्रॉपर जो है काला होता है, क्या होता है, काला, पुतली का रंग। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है, यानी किस प्रकार के बाजार जो है कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है, पूर्ण स्पर्धा बाजार को जो है में जो कीमत होता है इसको नियंत्रण करने में असमर्थ होता है। अब वही बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक
घनत्व कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व की हम बात करें तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में होता है। और क्षोभ मंडल की बात करें तो इसमें मौसमी घटनाएं जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सारी की सारी घटनाएं जो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। और क्षोभ मंडल को सबसे निचली परत यानी सबसे निचला परत भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को याद रखना है, मौसमी संबंधित घटनाएं होते हैं। अब वही बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? इसमें ओजोन परत पाया जाता है। आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में रेडियो संचार आदि सेवाएं जो भी होता है ये आयन मंडल में ही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। देखिए एक समान किससे चलेगा? तो एक समान चाल से चलेगा। एक समान चाल से अगर चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो ठीक है, ओके हो गया। अब बात करते हैं अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एक बात हम आपको कहते हैं तो कि ताल जहाँ पे भी लगे, अनंगताल यानी कि ताल वाला जो है इसे उत्तराखंड में भी पाया जाता है, जैसे अनंगताल हो गया, और दिल्ली में पाया जाता है क्योंकि अनंग का हम बता दिल्ली की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा किया गया था। तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा दिल्ली की स्थापना किया गया था और यहीं पे अनंगताल झील स्थित है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये याद रखना है। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ये आपको याद रखनी है। और भारत की जो है राजधानी भी दिल्ली है। कब बना था? 1911 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली बन गया था। इससे पहले राजधानी 1911 से पहले दिल्ली भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, याद रखना। अब वही बात करते हैं क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो तीनों प्रारूप में जो है 100 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी की हम बात करें तो ये कौन सा भारतीय खिलाड़ी है? तो ये हो जाएंगे विराट कोहली। कौन? विराट कोहली हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया? तो यह जो है कहाँ पे निर्मित किया गया? तो यह मोहाली में किया गया। कहाँ पे? मोहाली में, याद रखना है। अब बात करते हैं फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, यह किस देश का है? तो फहमीदा अजीम जो है याद रखना है, यह जो पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है तो यह किस देश का है? तो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश यानी पोता, यानी कि बांग्लादेश जो है भारत का पोता है, इस देश से है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी बहुत ही पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कम से कम एक कमेंट जरूर करें ताकि हमें यह पता चले कि आप लोग जो है यह कंटेंट आपको बहुत ही पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।